चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कहता है कि a माइनस बी है और इसकल टू आपको लाना है फाई, ये प्रूव करना है। ये आपको प्रूव करना है कि a माइनस बी आपको फाई लाना है और गिवन में आपके दिया हुआ है इफ a सबसेट है b, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर a सबसेट है b के और a का अवयव ऐसा है जो a का है, ध्यान दो, मान लेते हैं a का अवयव ऐसा है जो x का है और a सबसेट b का मतलब है a के सभी अवयव b में हैं, a के सभी अवयव b में हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जो है वो b का भी एलिमेंट होगा। a के सभी अवयव b में होने का मतलब है कि जो x a का एलिमेंट है वो x b का भी एलिमेंट। समझ में आया? अब ये कहता है कि अगर a के सभी अवयव b में हैं, लाइक एज ये a के अगर सभी अवयव b में हैं ऐसे, समझ रहे हो? b में कितने हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन a में जितने अवयव हैं वो सब b में हैं, क्योंकि तभी ये कहता है कि a सबसेट है b के। अब जब a सबसेट b होगा तो यहाँ पर अगर हम a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी का मतलब क्या, a के वह सभी अवयव जो b में ना हो, a के वह सभी अवयव जो b में ना हो। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि a माइनस बी करेंगे तो 1 है 2 है, यानी यहाँ बचेगा क्या, रिक्त, तो उसे क्या कह देते हैं, फाई। तो ये तो आ गया अंकों से। अब हमें क्या करना है कि x सेट है a का और x अवयव है a का और x अवयव है b का। अब हम अगर LHS से चलते हैं, LHS से, और लिखते हैं a माइनस बी। अगर x जो है एक एलिमेंट है, x जो है अगर हम यहाँ से एक एलिमेंट मान लें a का, तो यहाँ पर क्या आता है, नॉट लगा है, यानी x नहीं है एलिमेंट किसका, b का। देखो यहाँ पर हम क्या दिखाए हैं, x a का एलिमेंट है और x b का भी एलिमेंट है। कब, जब a सबसेट है b का, ठीक है ना। यहाँ पर माना नहीं लगाएंगे, माना का कोई सेंस नहीं। जब a सबसेट है b का तब हम लिखते हैं x a का एलिमेंट है और x b का एलिमेंट है। जब a माइनस बी लिखा है तब ये कहता है कि x a का एलिमेंट है लेकिन x b का एलिमेंट नहीं है। x में कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं कि केवल a में हो और b में ना हो, केवल a में हो और b में ना हो। तो इसीलिए कहता है कि ये जो लाइन है a माइनस बी की, ये जो लाइन है यहाँ पर, इन दोनों को अगर हम देखें तो हमें ये मिलता है कि ये इसके बराबर होगा। समझ में आया? यानी x क्या है, फाई के बराबर है, यानी x कोई एलिमेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल है, यहाँ नॉट इक्वल है, जबकि यहाँ दोनों में इक्वल है। जब दोनों बैठ नहीं रहा तो इसका मतलब ये x जो है वो क्या है, फाई के बराबर है। x जो है वो फाई के बराबर, यानी x एलिमेंट है ही नहीं। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये लिखा है तो हम इसको उठा के लिखते हैं a माइनस बी को, इस वाले a माइनस बी को, और a माइनस बी लिख देते हैं सबसेट और उसके बाद लिख देते हैं फाई, क्योंकि x के जगह a माइनस बी लिखा हुआ है ये। और उसके बाद ये यहाँ पर हम चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि x जो है एलिमेंट है a माइनस बी का। अब इनके अकॉर्डिंग हमें ये मिल जाएगा फाई। अब अगर हम फाई को उल्टा देखें, हम फाई को लेकर चले तो फाई कोई एलिमेंट तो है नहीं, फाई मतलब रिक्त है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइनस बी रिक्त आ रहा है कि नहीं। तो इन सभी को अगर हम देखें, खासकर इस लाइन को अगर हम देखें तो ये लाइन यही रिप्रेजेंट कर रही है कि जो a माइनस बी है वो आपका फाई होगा। ये अगर कोई सबसेट आ जाता है तो वो उसके इक्वल के बराबर होगा। ये सबसेट और ये सबसेट, इन दोनों का मतलब लगभग एक होता है। अगर ये लगा तो इसके सभी अवयव इसमें हैं, यानी a अगर 1 2 है तो b भी 1 2 होगा, है ना। और ये अगर लगा तो इसका मतलब a के सभी अवयव b में है, b में 1 ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं है। और इसका मतलब होता है जितने इसमें हैं उतने ही इसमें। क्लियर? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर a इसको बिलोंग करता है, x इसको बिलोंग करता है, यहाँ पर दोनों बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अवयव ऐसा है फाई जो दोनों में है। क्लियर? इसीलिए कह देता है कि a माइनस बी का मतलब फाई होगा। ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें केवल सिद्ध करने के लिए लिखा है, ना कि तर्क से लिखा है। आप तुरंत लिखेंगे माना a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, a माइनस बी इक्वल टू इतना, फिर हम यहाँ पर लिख सकेंगे a माइनस बी इक्वल टू
फाइव, तुरंत एक लाइन में प्रूफ आ जाएगा। कब? जब तर्क की बात नहीं करता है तब, है ना। क्लियर? लिख लो, हो गया। चलिए अगली हेडिंग डालिए पूरक समुच्चय। अगली हेडिंग डालिए आप लोग पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय लिखें, लिखिए यदि U कोई समष्टीय समुच्चय है, यदि U कोई समष्टीय समुच्चय है, यदि U कोई समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय समुच्चय मीन्स जिसमें तीन चार वो सबसेट हो, जिसमें हाँ 2 3 से ज़्यादा सबसेट हो, जिसमें 1 से लेकर और सारी गिनतियाँ हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही, मतलब समष्टि मतलब सभी का एक मिला हुआ रूप, है ना, कई समुच्चयों का एक सेट। क्लियर? तो वो कहता है समष्टीय समुच्चय। तो लिखिए U एक समष्टीय समुच्चय है और A उसका कोई एक उप समुच्चय है, A उसका कोई एक उप समुच्चय है, देखें। तो U के सापेक्ष A का पूरक समुच्चय, तो U के सापेक्ष A का पूरक समुच्चय U के सापेक्ष A का पूरक समुच्चय A डैश होगा और A डैश को हम U माइनस A रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखिएगा। A डैश होगा और A डैश को हम U माइनस A लिखते हैं, या ऐसे लिख लीजिएगा। चलना है आगे, चलिए एक हेडिंग डाल लीजिए सम्मित अंत। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं? पूरक का मतलब सिर्फ डैश लगा देना और डैश का मतलब एक बड़े में से छोटे वाले को घटा देना। डैश का मतलब एक बड़े में से छोटे वाले को घटा देना। जैसे A है, U है तो U माइनस A, B होता B डैश तो U माइनस B, C होता C डैश तो C माइनस और U माइनस C। क्लियर? समझ में आया? तो एक बड़ा सबसेट समुच्चय दिया रहेगा, एक छोटा दिया रहेगा, तो बड़े में से छोटे को घटा के लिख देना। घटाने का मतलब है कि जिसमें से घटाया जा रहा हो उसके वह सभी अवयव जो दूसरे में ना हो। क्लियर? तो वह सभी हो जाएंगे। चलिए आगे अगला लिखिए सम्मित अंतर। सम्मित अंतर, अगला लिखिएगा सम्मित अंतर। सम्मित अंतर, सम्मित अंतर को हम लगभग ऐसे लिखते हैं, एक सर्कल में प्लस करके लिखते हैं सम्मित अंतर को। सम्मित अंतर एक सर्कल में प्लस करके लिखते हैं और इसका मतलब होता है कि एक बार हम A माइनस बी घटा दें और एक बार हम B माइनस A घटा दें और उनका यूनियन ले लें। सम्मित अंतर का मतलब होता है कि एक बार हम A माइनस बी घटा दें और एक बार हम B माइनस A घटा दें और उसका यूनियन ले लें। क्लियर? तो ये आपके सम्मित अंतर हो जाएंगे, लिख लीजिए। चाहिए एक आध जगह आता है, ज़्यादा नहीं। चलिए बाकी 2-3 लाइनें हैं, आप लिख लीजिएगा। लिखिए अगली हेडिंग डालिए डी मॉर्गन के नियम। डी मॉर्गन के नियम, डी मॉर्गन के नियम। देखें पहला नियम कहता है कि अगर A यूनियन B की डैश लगा हो, A यूनियन B की डैश लगा हो, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा, अगर यूनियन लगा है तो हो जाएगा आपका A डैश इंटरसेक्शन B डैश। और दूसरा नियम हो जाएगा आपका यदि A इंटरसेक्शन B की डैश लगा हो तो आपका हो जाएगा A डैश यूनियन B डैश। याद रखिएगा ये थोड़े से हैं। अगर एक यूनियन का पूरक पूछ रहा है तो सिंगल के पूरक का इंटरसेक्शन हो जाएगा,
अगर एक इंटरसेक्शन का पूरक पूछ रहा तो सिंगल के पूरक का यूनियन हो जाएगा। क्लियर? तो ये डी मॉर्गन की 2 थ्योरम है, ठीक है ना। चले लिख लीजिए, ये बता दे रहे हैं ताकि आपके जो है क्वेश्चन में थोड़ी सी आसानी हो। हो जाएगा? ये इतना समझ में आया? चलिए अब एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा तर्क विधि फिर से देख लेते हैं, शायद और समझ में आ जाए। देखिए बिठा ले इसे। चलिए क्वेश्चन आपसे कहता है तर्क विधि से सिद्ध कीजिए, तर्क विधि से सिद्ध कीजिए a माइनस बी इक्वल टू a, फिर उसके बाद क्वेश्चन a इंटरसेक्शन b डैश या a इंटरसेक्शन b डैश के बाद भी हमें कुछ सिद्ध करना है b डैश माइनस a डैश। देखिए ये कहता है कि a माइनस बी को हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ऐसा तर्क विधि से सिद्ध करने के लिए बोलता है। अब जब हम तर्क विधि सिद्ध करते हैं तो हमने पहले ही बताया है, जहाँ पर तर्क का नाम है वहाँ तुरंत मान लो कि x एलिमेंट है a माइनस बी का, तुरंत मान सकते हो। इतना तो आया समझ में। अब अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो हमें एक लाइन तो ये मिल जाएगी कि x a का एलिमेंट है, लेकिन दूसरी लाइन ये भी मिल रही है कि x b का एलिमेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना। यहाँ पर और भी लिख सकते हो, और हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर x a का एलिमेंट है और x b का एलिमेंट नहीं है। इतना समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है? अब अगर थोड़ा सा यहाँ पर अगर आ जाओ, अगर b एक के अवयव 1 2 हैं, b के अवयव 1 2 हैं और u के अवयव जो हैं 1 से लेकर और 9 तक हैं, और a के अवयव जो हैं 2 3 और 4 हैं। ध्यान दो थोड़ा सा, 2 3 और 4 हैं, तो b डैश क्या होगा? b डैश क्या होगा? 2 1 2 को छोड़ के बाकी 3 से लेकर और कहाँ तक? 9 तक होगा कि नहीं होगा? b डैश क्या होगा? 3 से लेकर 9 तक, यानी a के जो अवयव हैं वो b डैश में है कि नहीं है? a के जितने भी अवयव थे वो सब b डैश में हैं। यहाँ क्या कहता है? यदि x a को बिलोंग करता है, x b को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इन केस किन्हीं ना किन्हीं कंडीशनों में ये x को तो बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो ये b डैश को भी बिलोंग करेगा। क्या ये लाइन समझ में आई? देखिए ये कहता है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो b को बिलोंग नहीं करता है। यहाँ से इसे हटा लें तो बेटर समझ में आएगा। x एक ऐसा एलिमेंट है जो a को बिलोंग करता है, b को नहीं करता है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। अब जब हम b डैश लिखते हैं तो यहाँ तो 3 आ गया, तो यानी ये कह रहा है कि यदि ये b को बिलोंग नहीं करता है तो ये b डैश को बिलोंग जरूर करेगा। x में जो अवयव हैं वो अगर b में नहीं है तो b डैश में आ जाएंगे। समझ में आया? a के जितने भी अवयव हैं b में नहीं है तो b डैश में आ जाएंगे। वही ये कह रहा है कि अगर ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो ये इनको जरूर बिलोंग करेगी। अब समझ में आया? अब एंड का मतलब हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि एंड का मतलब आपका यूनियन होता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश, सॉरी इंटरसेक्शन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, x a का एलिमेंट है, x b डैश का एलिमेंट है, तो x इन दोनों का एलिमेंट होगा। समझ में आया? यानी इसके इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा, x इनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा। एकदम क्लियर है? इनके इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा? 3 4 मिलेगा, और 3 4 a का भी एलिमेंट है और 3 4 b डैश का भी एलिमेंट है। आया कि नहीं आया? अब ये कह रहा है कि अगर ये है तो हम इसे पहले की तरह x को क्या माने हैं? a माइनस बी, और a माइनस बी को हम क्या दिखाए हैं? a b डैश। ये तो दिखाए हैं। हमने कई बार कहा था कि अगर आप इतना दिखा ले गए हो तो आप चाहो इससे तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मान के इसे छोड़ दो, और यहाँ पर फिर से लिखोगे माना, ऐसे लिखोगे फिर से माना x जो है वो एलिमेंट है इस पूरे का, a यूनियन a इंटरसेक्शन b का।
सेम वैसे वही प्रोसेस, x a का एलिमेंट है एंड x b डैश का एलिमेंट है। b डैश का है तो b का नहीं है, तो हम मान लेंगे कि x जो है वो b का एलिमेंट नहीं है। b डैश का था लेकिन b का नहीं है। अब b का जब नहीं है तो x एलिमेंट है किसका, a माइनस b का, और x को हम क्या माने हैं, a इंटरसेक्शन b डैश, और सबसेट हो जाएगा किसके, a माइनस b के। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। देखिए इन्हें, ये इसके सबसेट हैं, ये इसके सबसेट हैं। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों क्या हैं, इक्वल ही तो हैं। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिख दें समीकरण 1 व 2 से आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये जो सबसेट है वो आपका बराबर बदल जाएगा, तो आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। आया कि नहीं यार, एक चीज प्रूफ हुआ, लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। ये इसलिए बता दे रहे हैं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, शायद इससे तर्क विधि आपको बेटर समझ में आया है ना। जो बड़े हो जाते थे इसलिए नहीं समझ में आता था, ये शायद अच्छे समझ में आया कि नहीं आया गौरव? बिल्कुल आएगा, एकदम इजी है, बहुत इजी है। तर्क विधि ज़्यादा कठिन नहीं है, तर्क विधि के थोड़े प्रोसेस कठिन हो जाते हैं, बाकी बहुत इजी है। ये जो है वो इसके बराबर है ऐसा हमने मान लिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर दिखाना है, a डैश b डैश के बराबर हो जाएगा। देखो क्या से हमें माना एक एलिमेंट ये है, x है जो a माइनस b है, इतना आपको फिर से लिखना पड़ेगा, हो गया। अब अगर ये है तो हम फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, x a का एलिमेंट है, इतना तो जानते ही हो, और x जो है वो b का एलिमेंट नहीं है, ये भी आप जानते हो, x b का एलिमेंट नहीं है। अब जब a का एलिमेंट है तो a डैश का एलिमेंट नहीं होगा, मतलब तो ये है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x नॉट एलिमेंट है a डैश का। अब आप ये मत सोचना कि सर अपने मन से क्यों लिख दिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में a डैश लाना है और हम ये डैश बना रहे, तो ये डैश है तो एलिमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन में हमें b डैश चाहिए और इसे b डैश बनाना है, तो हमें क्या कह रहा है कि एलिमेंट है, अगर b का नहीं है तो b डैश का होगा। अब इनको आगे इनको पीछे कर दो तो ये हो जाएगा x एलिमेंट है b का और x एलिमेंट नहीं है a का। समझ में आया? अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो x हो जाएगा एलिमेंट है किसका, b डैश माइनस में a डैश का, ठीक है ना। अब अगर x एलिमेंट b डैश a डैश का है तो x का मान हम क्या माने, a माइनस b, और सबसेट हो जाएगा किसके, b डैश माइनस में a डैश का। पहुंच गए यहाँ। अब पुनः हम देख ले, पुनः मान लें x जो है वो एलिमेंट है b डैश माइनस a डैश, x एलिमेंट है b डैश माइनस a डैश का। अब अगर ये b डैश a डैश का है तो ये कहता है कि x एलिमेंट हो जाएगा b डैश का और x एलिमेंट नहीं है किसका, a डैश का। अब जब नहीं है तो एलिमेंट होगा कब, ये तो हो जाएगा नहीं है b का और ये हो जाएगा होगा a का, है ना। अब a को आगे लिख लो, b को पीछे लिख लो। x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट नहीं है किसका, b का। अब जब है और नहीं है दोनों आ गया तो x एलिमेंट हो जाएगा a माइनस b का, और x के जगह हम वैल्यू रख दिए तो हमें मिलेगा b डैश माइनस a डैश, इस सबसेट है किसका, a माइनस b का। इक्वेशन 1 इसे माने थे, इक्वेशन 2 इसे मान लिए, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देख लें। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड देख रहे हैं कि ये इसके सबसेट हैं, ये इसके सबसेट हैं, तो आपस में a माइनस b जो होगा वो b डैश माइनस a डैश हो जाएगा। आया कि नहीं आया? अब ये और इजी लगा पाया जाएगा। इससे ये क्वेश्चन जान जाओगे तो आपके अगली पिछले एक्सरसाइज जो एक आध क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं इसलिए कि ताकि आगे समझ में आ जाए, तब वो लगाएं तो बेटर आ जाएगा। ये कहता है कि तर्क विधि से दिखाई, यदि कहता है कि इफ a सबसेट है b का, ध्यान समझना, इफ a सबसेट है b का, है ना। सबसेट का मतलब ऐसे होता, थोड़ा सा ध्यान दें, जो सिंगल रहता है उसे हम उचित समुच्चय बोलते हैं, उचित समुच्चय। a उचित समुच्चय है b का, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, a सबसेट है b का, यानी a के सभी अवयव b में हैं। क्लियर है ना। अब उसके बाद ये कहता है तो दिखाना आपको क्या है, तो प्रूफ करना है b जो है, प्रूफ आपको करना है b जो है, b डैश जो है वो सबसेट है a डैश का, ये आपको प्रूफ करना है। b डैश जो है वो सबसेट है a डैश का। हमें इसमें यूनियन इंटरसेक्शन नहीं दिखाना,
हमें इसमें डायरेक्ट दिखा देना है कि बी डैश ए डैश का सबसेट होगा, है ना। अब हम मान लेते हैं, ध्यान दो, मान लेते हैं कि x एक एलिमेंट है जो बी डैश का है, x एक एलिमेंट है जो बी डैश का है, और बी डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस बी होता है, यानी x यहाँ पर एलिमेंट है u माइनस बी का। इतना समझ में आ रहा होगा एकदम मन से। अब अगर x को हम u का एलिमेंट मान लें और x को हम u का b का एलिमेंट ना माने, ध्यान दो, नहीं लिख सकते हैं ना, क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात आती है कि अगर x u का एलिमेंट है, x b का एलिमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर a सबसेट है b का। अच्छा, इस एलिमेंट पहले बना लो, x एलिमेंट है u का और x एलिमेंट देखो यहाँ पर a सबसेट है b का, मतलब कि जो a में है वो b में है। a सबसेट b का मतलब क्या, जो a में है वो b में है। तो जो b यहाँ पर जो लिखा है a में जो नहीं है वो b में भी नहीं है, जो a में नहीं है वो b में भी नहीं है। अंतर यही है। अगर a लिखा होता तो हम कहते कि जो a में है वो b में हो सकता है, b में ना, b में है, हो सकता है b में कुछ ऐसा हो जो a में ना हो। यानी a के सभी अवयव b में हैं और b के सभी अवयव a में हो या ना हो। लेकिन यहाँ क्या है, a के सभी अवयव b में है और b के सभी अवयव a में है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये बस इक्वल लगा, इसलिए a के सभी अवयव b में है और b के सभी अवयव a में है। इसका मतलब ये कि अगर ये नॉट इक्वल b लिखा है तो कहीं ना कहीं हम इसे लिख सकते हैं क्या, नॉट इक्वल a लिख सकते हैं। क्या ये लाइन समझ में आई? नहीं आई? चलिए कैसे समझा दें, थोड़ा सा और आ जाओ इसे पीछे। कुछ और नहीं हो सकता, बस यही हो सकता। फिर से ये कहता है कि a सबसेट b दिया, ये कह रहा है कि a सबसेट b दिया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर x जो है वो a का एलिमेंट है तो x b का भी एलिमेंट होगा। अगर ये दिया, इतना समझ में आया। अब अगर x a का एलिमेंट नहीं है तो x b का भी एलिमेंट नहीं होगा। अब समझ में आया? क्लियर? वही लाइन ये कह रहा है कि अगर ये यहाँ पर x b का एलिमेंट नहीं है तो x a का भी एलिमेंट नहीं है। हमने इसे रिप्लेस कर दिया कहाँ से, यहाँ से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है कि a सबसेट है b का, और a सबसेट है b का मतलब a x जो है a का एलिमेंट नहीं है तो x b का भी एलिमेंट नहीं होगा। क्योंकि सबसेट है ऑलरेडी, एलिमेंट है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर? अब समझ में आया? तो वही ये भी कह रहा था कि अगर ये लिखा तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम फिर से आपस में मिला दे तो हम क्या मिलेगा, हमें u माइनस a, और u माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं, a डैश लिख सकते हैं। और हम कई बार बता चुके हैं जब x a डैश को बिलोंग कर रहा हो तो x की वैल्यू v डैश, और ये सबसेट हो जाएगी किसके, a डैश की। और यही आपको प्रूव करना था। कितना इजी लगा बताइए? केवल एक पॉइंट केवल आपको ध्यान देना है। क्या? ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अगर x एलिमेंट है b का तो a का एलिमेंट होगा, अगर x एलिमेंट b का नहीं है तो a का एलिमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कह दिया है कि इफ, यहाँ पर कह दिया है इफ a सबसेट है b का। समझ में आया? क्लियर? उतार लीजिए। यदि b डैश इस सबसेट है a डैश का तो प्रूव करना है। अभी क्या लिखा था प्रूफ करने में? अभी दिया क्या था, b डैश सबसेट a सबसेट है b का। पहले क्या दिया था, ये दिया था तो ये लाना था। अब क्या दिया है, a दिया है तो ये लाना। क्लियर? प्रोसेस वही। अगर हम इनको मान के चले, इसको दिया है मान के चले, इसको लेकर चले, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना x जो है वो एलिमेंट है a का। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x एलिमेंट है a का, यहाँ से स्टार्ट किए ना। अब हम अगर x a का एलिमेंट है तो x a डैश का एलिमेंट नहीं होगा, a का है तो x a डैश का। इतना समझ में आ रहा है? अब हमें ये पता है कि अगर इफ में लिखा है b डैश
सबसेट है ए डैश का, यानी x अगर b डैश का एलिमेंट है तो x a डैश का एलिमेंट होगा, और x अगर a डैश का एलिमेंट नहीं है तो x जो है वो b डैश का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब a डैश का एलिमेंट नहीं है तो ये क्या है, b डैश का भी तो एलिमेंट नहीं है। बताइए, b डैश का भी एलिमेंट नहीं है। अब जब b डैश का एलिमेंट नहीं है तो b का तो एलिमेंट है, b का है ना। अब x के जगह हमने क्या माना था, a, तो हम लिख सकते हैं a सबसेट है किसके, b के। कितना अच्छा, अभी और अच्छा समझ में आया होगा, ये अभी नहीं आया? आया, बिल्कुल बता ले। 1.6 यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 से, और पहले क्वेश्चन से बात करें। देखिए, अगर आपके पास बुक है तो हमारे साथ केवल पढ़ते रहोगे तो आ जाएगा, है ना। अब बुक नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि जितने भी लिखे हैं क्वेश्चन सारे गुण विधि में लिखे हैं। गुण मतलब उनकी खुद की कुछ गुण धर्म है, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को जो है सर्वात्रिक मानते हुए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को जब आप सर्वात्रिक मान लेते हो तब आप लिखते हो u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 कहाँ तक पता ही नहीं है ना। ये किस प्रकार का समुच्चय है, परिमित या अपरिमित? अपरिमित है, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते। क्लियर। यहाँ पर बस प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 से शुरू हो रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं को सर्वात्रिक समुच्चय यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय, समष्टीय समुच्चय मानते हुए आपको बताना है क्या। पहला क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक लिखना है ना। अब पूरक किनका किनका है, जैसे ए नंबर कह रहा है, ध्यान दो। ए नंबर में ये कह रहा है कि x सच डैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। x सच डैट x पहला कह रहा है, x सच डैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है, ये क्या, ठीक है ना। अब ये तो है एक धन गुणज, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक समुच्चय A मान लिए और 3 का गुणज कह रहा है, यानी 3 6 9 12 और डॉट डॉट ऐसे लिखते चलेंगे, पता नहीं कहाँ तक लिखना। क्लियर। अब ये कहता है कि अगर A डैश आप लिखना चाहते हो तो u माइनस ए लिखो। A डैश आप लिखना चाहते हो तो u माइनस ए, और u के वह सभी अवयव जो A में ना हो। अब u के वह सभी अवयव जो A में ना हो, इसका मतलब क्या, u में 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, 11 है, 10 है और 11 है, फिर 12 नहीं है। यानी कुल मिला के 2-2 के पेयर करते आप लिखते चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिख लेना है, फिर ये क्वेश्चन दिया है इसको इस रूप में लिखना है। पूरक मतलब क्या होता है ये लिखना है, फिर आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें, लिख लीजिए। चले। हाँ, अगर हम इसको इस रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, बस 3 का गुणज नहीं है, एक लाइन केवल, x सच दैट x 3 का गुणज नहीं है। कितना इजी है। यानी हम इसे लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, 3 के गुणज नहीं है, हो गया। x डैट x जो n से बिलोंग करता है यानी प्राकृतिक संख्या है और 3 के गुणज नहीं है।
क्लियर? कोई डाउट है इसमें? चलिए मिटा दें, शायद समझ में आया होगा। हाँ, तो ये आपके होमवर्क के लायक है। एक आध क्वेश्चन हम और बता दे रहे हैं, बाकी आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर बी आपसे कह रहा है कि एक्स डैट एक्स मान लीजिए, और फिर कह रहा है एक अभाज्य संख्या। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम कोई एक अभाज्य एक संख्या मान लें, समुच्चय मान लें ए, तो ए अभाज्य संख्या मतलब क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आप बताइए, 2 अभाज्य है? अभाज्य है ना? क्यों? रीजन? खुद से कटेगा। अच्छा, एक अभाज्य है, क्यों? रीजन? से कट रहा है। एक भी तो किसी से नहीं कट रहा है, किसी से कट रहा है, तो फिर अभाज्य क्यों नहीं? अभाज्य वह संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, एक वह और एक 1। जैसे 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 से कट रहा, 3 से कट रहा, लेकिन 1 जो है केवल 1 से कट रहा है, इसलिए वह अभाज्य नहीं है ना? तो हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7 ... अब समझ गए होंगे। अब अगर ये लिखा है और हमें ए डैश निकालना है, ए डैश का मतलब u माइनस ए होता है, तो हम क्या लिख देंगे? 1, फिर 4, फिर क्या लिखेंगे? 6, फिर 8, फिर 9 लिखेंगे ना? यानी कुल मिला के ऐसे हम डॉट डॉट लिखते जाएंगे। तो ये क्या है? अगर हम x डैट x में लिखें, x डैट x में लिखें, तो हम लिखेंगे x बिलोंग टू n, और ये लिखेंगे कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर? x डैट x एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं और यहाँ ये भी लिख सकते हैं, x डैट x बिलोंग्स टू n, एक लिख देंगे, कामा लिख देंगे, भाज्य संख्या। अरे भाई, अभाज्य नहीं है तो भाज्य होगी, और एक भाज्य भी नहीं है तो हम एक को साथ में ले लिए, एक और भाज्य संख्या। क्लियर? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके पास अगर बुक है तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप होमवर्क लगा सकते हैं। तो बुक लेकर हमारे चैप्टर को, हमारे लेसन को, हमारे वीडियो को देखें। आज के लिए बस इतना।